ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, नोट करो, लिखो। इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, if transfer of pi electron pair and if transfer of pi electron pair and attack of attacking reagent, if transfer of pi electron pair and attack of attacking reagent occurs on same atom, occurs on same atom, if transfer of pi electron pair and attack of attacking reagent तो मैं एक बार स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अकर्स ऑन सेम एटम, देन प्लस ई इफेक्ट टेक्स प्लेस, देन प्लस ई इफेक्ट टेक्स प्लेस। आगे लिखो, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, this effect is observed, this effect is observed during the attack of electrophile, this effect is observed during the attack of electrophile on substrate molecule, this effect is observed during the attack of electrophile on substrate molecule, this effect is observed during the attack of electrophile on substrate molecule। तो जैसे देखो, अगर हम एक एल्कीन को कंसीडर कर रहे हैं, ये एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, हमने इस एल्कीन को कंसीडर किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो अब जरा देखो कैसे यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये एल्काइल ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ कि एल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है।
तो इस वजह से ये इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देगा, ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ट्रांसफर होगा। तो ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर होगा। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ट्रांसफर हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ। अब जरा डिफिनीशन को देखो, मैंने बताया कि इफ अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अकर्स ऑन सेम एटम। तो यहां पे देखो, अटैक, ये ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अकर्स ऑन सेम एटम, इसलिए यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, प्लस ई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। हम इसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। तो ये इफेक्ट तब ऑब्जर्व होगा जब सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो हमेशा प्लस ई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो हमेशा प्लस ई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। लेकिन सबस्ट्रेट भी कैसा होना चाहिए, ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट नोट करो। माइनस ई इफेक्ट में लिखो, इफ अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, if attack of attacking reagent and transfer of pi electron pair, if attack of attacking reagent and transfer of pi electron pair occurs on different atom, if attack of attacking reagent and transfer of pi electron pair occurs on different atom, then minus E effect takes place. Minus E effect takes place. आगे लिखो, this effect is observed. This effect is observed. This effect is observed during the attack of nucleophile. During the attack of nucleophile on substrate molecule. This effect is observed during the attack of nucleophile on substrate molecule. तो जैसे देखो, अगर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हैं, यहां पे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक चाहते हैं, तो पहले यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इस तरीके से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बन के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि रिएजेंट अटैक कर रहा है कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन को, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर और अटैकिंग रिएजेंट का अटैक दो अलग अलग एटम पे हो रहा है, इसलिए हम इसको माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। ये माइनस ई इफेक्ट है क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट का अटैक और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर डिफरेंट एटम पे हो रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं, जरा उसको भी समझ लेना। इसको पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने के लिए एक एटम पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस करके अगर अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है तो वो प्लस ही इफेक्ट है। ध्यान से समझो लॉजिक क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस किया पहले एक एटम पे, प्लस मतलब बढ़ा दिया, और फिर अटैकिंग रिएजेंट वहां अटैक कर रहा है, तो ये प्लस ही इफेक्ट है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले माइनस कर दें, मतलब जैसे ये एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले माइनस कर दे, कम कर दे, और फिर अटैकिंग रिएजेंट यहां अटैक करे, तो ये है माइनस ही इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के रिएजेंट अटैक करता है एक पर्टिकुलर एटम पे तो प्लस ही इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके रिएजेंट वहां अटैक कर रहा है तो उसको माइनस ही इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं? प्लस और माइनस का क्या चक्कर है वो समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? प्लस और माइनस का चक्कर क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। अब देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑब्वियसली इसके जो एप्लीकेशंस आप देखोगे वो एप्लीकेशन ऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑब्जर्व होंगे, तो आप नोट करो। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन एंड एल्काइन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। तो सबसे पहले बात आती है कि हम एक रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? देखो, अगर ओवरऑल रिएक्शन है एडिशन, मतलब फाइनल प्रोडक्ट को देख करके डिसाइड होगा कि एडिशन प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है या एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। अगर ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन है और रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप है, अब ये ध्यान देना कि हम यहां पे बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, दोनों की बात कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि वहां पे एक ही स्टेप इन्वॉल्व है, तो उस स्टेप में क्या अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, तो वहां पे जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उस स्लोवेस्ट स्टेप में कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, उसके बेसिस पे हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर स्लोवेस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ओवरऑल एडिशन रिएक्शन है, तो हम उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। और अगर स्लोवेस्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और ओवरऑल रिएक्शन एडिशन है, तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। तो आप यहां पे नोट में लिख लो, लिखो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिएक्शन, classification of a reaction is done, classification of a reaction is done on the basis of
classification of a reaction is done on the basis of type of reagent involved in slowest step, type of reagent involved in the slowest step, as well as on the basis of type of product produced, as well as on the basis of type of product produced. तो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होगा. पहला कि स्लोवेस्ट स्टेप में कौन रिएजेंट अटैक कर रहे हैं, और दूसरा कौन से टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिएक्शन इज डन on the basis of classification of a reaction is done on the basis of type of reagent involved in the slowest step, type of reagent involved in the slowest step, as well as on the basis of type of product produced during the reaction. ठीक है. तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन एंड एल्काइन, इसका मतलब क्या है? फाइनल प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट. कैसे पता चला? हमने ये देखा कि सबस्ट्रेट के अंदर अगर दो ग्रुप ऐड हो गए, हमने देखा जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था, उस सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में अगर दो ग्रुप ऐड करके वो प्रोडक्ट दिख रहा है तो वो एडिशन प्रोडक्ट है. तो अगर फाइनल प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट है और स्लोवेस्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो हम रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे. इसी तरीके से अगर फाइनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और स्लोवेस्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो हम उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे. तो आप देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक स्टेप यहां पे लिखा हुआ है. एक एल्कीन है, एल्कीन को हमने इलेक्ट्रोफाइल से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो मैकेनिज्म वाली बात हो गई. आप रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे एक एल्कीन है, इस एल्कीन को हमने एक रिएजेंट से रिएक्ट कराया, ये रिएजेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ENU. अब क्या हुआ? अब यहां पे ऐसा प्रोडक्ट बन गया, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और यहां पे आ गया इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. ये इसी तरीके से अटैच होंगे, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं अटैच होंगे. ठीक है. ये जो प्रोडक्ट आप यहां पे देख रहे हो, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एक रूल फॉलो हो रहा है जिसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं. तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है. तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट और ये है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को देख करके हमने ये डिसाइड किया कि ये एडिशन रिएक्शन है. अब हम ये देखेंगे कि रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में क्या हुआ. तो सबसे पहले यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका डिसोसिएशन होगा. ये जो आप रिएजेंट देख रहे हो ना, ये रिएजेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा. मैं यहां नीचे दिखा देता हूं. रिएजेंट मॉलिक्यूल जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसकी हेट्रोलिसिस होगी. इसकी बेटा हेट्रोलिसिस हो गई. हेट्रोलिसिस के थ्रू यहां पे E पॉजिटिव और NU नेगेटिव बन गया. ये जो रिएजेंट मॉलिक्यूल है उसकी हुई हेट्रोलिसिस. हेट्रोलिसिस से क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. और फिर क्या हुआ? फिर सबस्ट्रेट को हमने देखा. अब जितने कॉन्सेप्ट आपने लास्ट क्लास में देखे ना वही यहां पे यूज होंगे. देखो सबस्ट्रेट हमने देखा तो हमें सबस्ट्रेट के अंदर क्या देखा? सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, आइडेंटिकल एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो मैंने बताया था कि अगर सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. याद है? अरे ये बात लिखी हुई है कि नहीं? अरे कहाँ खो गए भाई?
मैंने ये लिखवाया हुआ है कि सिमिलर एटम के बीच में अगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि कार्बन के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली इस पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो इसलिए पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। जबकि यहां पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बन रहे हैं, लेकिन अटैक ये पहले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक है। और फिर उससे देखो ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन। अब क्या होगा? इसके ऊपर अटैक होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल का। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कहां अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो उससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा RCHNuCH2E। आप देखो ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है? तो स्लोवेस्ट स्टेप वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है स्लोवेस्ट स्टेप कौन होगा। तो स्लोवेस्ट स्टेप यहां पे ये पहला वाला है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। दूसरा वाला स्टेप फास्ट है। पहला वाला स्टेप यहां पे स्लो है बेटा, दूसरा वाला स्टेप फास्ट है। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और ओवरऑल रिएक्शन एडिशन है, तो इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये एप्लीकेशन पूरा समझ में आ गया? ये समझ लेना कि पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ये प्योर अंडरस्टैंडिंग है। एकदम समझ करके चलो सारी चीजों को। आगे रिएक्शन केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्मूथली आप एक एक डिस्कशन को समझ पाओगे, आगे जो होने वाला है डिस्कशन। सेकंड एप्लीकेशन लिखो। सेकंड एप्लीकेशन, in nucleophilic addition on carbonyl compound. In nucleophilic addition on carbonyl compound. In nucleophilic addition on carbonyl compound. अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है और एक रिएजेंट का हम इस पे अटैक कराते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट बनता है। इस एग्जाम्पल को मैंने रेसमाइजेशन में भी डिस्कस किया था। रेसमिक मिक्सचर कहां कहां पे बनता है उसमें ऐसा एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले जो रिएजेंट है उसकी हेट्रोलिसिस होगी और हेट्रोलिसिस से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये बन जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। अब देखो क्या होगा बेटा आगे,
मैंने आपको बताया हुआ कि अगर डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नहीं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? मॉलिक्यूल बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह या इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे? डिसिमिलर एटम के बीच में अगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एकदम सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ऑब्जर्व होगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली इस पे पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? यहाँ पे ऑब्जर्व होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे ऑब्जर्व होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और उसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर जाएगा। ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, और इसके थ्रू यहां पे ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। ऐसा अगर आप देखोगे तो इस इंटरमीडिएट के अंदर कायरल सेंटर है, तो ऐसे दो इंटरमीडिएट बनेंगे जिनके बीच में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप होगी। इसीलिए फाइनली जो है रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो मैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, वो सारी बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे होता है। तो ये बन गया, और फिर उसके बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इन फास्ट स्टेप। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा फास्ट स्टेप में, तो उससे एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ आ गए सारी बात? थर्ड एप्लीकेशन लिखो। थर्ड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जैसे मान लो हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर किया, बेंजीन का एक डेरिवेटिव कंसिडर कर लिया। मान लो ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमने कंसिडर कर लिया, एल्काइल बेंजीन। अब इसके ऊपर रिएजेंट का अटैक कराते हैं, रिएजेंट का अटैक कराते हैं, फिर देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा बेटा, या मैं पहले प्रोडक्ट बना ही देता हूं, फिर मैकेनिज्म लिख रहा हूं।
एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा ये प्रोडक्ट बनता है, प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है यहां पे ये वाला। HNU इज बाई प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। सबसे पहले जो रिएजेंट है उसकी हेटेरोलिसिस हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अटैक पहले कौन करेगा, तो उसके लिए सबस्ट्रेट को देखना पड़ेगा। सबस्ट्रेट हमने देखा सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली इस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पहले होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन देखनी होगी। देखो ये एल्काइल ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि हर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। तो ये जिस कार्बन से अटैच है ये क्या करेगा, इस कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, बगल वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से ट्रांसफर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बेटा। एक पॉसिबिलिटी और है यहाँ पे, जरा देखो, एक और पॉसिबिलिटी है। देखो ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे आप पाई बॉन्ड पेयर को देख रहे हो, और ये पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में दूसरा पाई बॉन्ड भी है, पाई सिग्मा पाई, ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में है तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा बेटा, और ये वाला पाई बॉन्ड ये इस कार्बन को ट्रांसफर होगा, ये पैरा पोजीशन वाला जो कार्बन है वहां पे अल्टीमेटली पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट, और फिर अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोफाइल वहां वहां पे अटैक करेगा। ये बात समझ में आई, ये वाला स्टेप बड़ा क्रूसियल है, ये समझ में आया कि नहीं। हाँ मैं ये इसको ऐसे बोल रहा हूं, देखो ये R जो है, R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और बगल वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो एक तो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे सीधे ट्रांसफर करके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दिया और वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में बोल रहे ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड ये दोनों कंजुगेशन में, नेचुरल सी बात है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ नहीं आ सकता, जिस कार्बन पे R है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ नहीं जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उससे दूर जाएगा, तो उससे दूर जाएगा तो ये यहां आ सकता है कंजुगेशन में होने की वजह से, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा कार्बन को ट्रांसफर हो जाएगा।
तो पैरा पोजीशन वाला जो कार्बन है वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो ये दो इंटरमीडिएट बन गए। अब जरा आगे देखो अब क्या होगा। और ये जो स्टेप आप देख रहे हो ना, यही स्लोवेस्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप ही स्लोवेस्ट है बेटा दोनों में, चाहे आप इसके लिए देखो या इसके लिए देखो, स्लोवेस्ट स्टेप यही है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब जरा देखो आगे क्या होगा। आगे जो न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट की हेटेरोलिसिस से जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो बेस भी होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से इधर देखो, यहां भी जो न्यूक्लियोफाइल है ये एज अ बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड बन करके, और ये पाई बॉन्ड क्योंकि जैसे ही ये यहां आएगा इस कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगा, इसलिए ये पाई बॉन्ड को हम आगे ट्रांसफर करा देंगे। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। तो इसको हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो एल्कीन और एल्काइन के ऊपर ऑब्जर्व होती है। इसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, जो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ऑब्जर्व होती है। और इसको हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। एक और एप्लीकेशन है, इसको भी लिख लो, इन न्यूक्लियोफिलिक acyl substitution, in nucleophilic acyl substitution, in nucleophilic acyl substitution। अब जरा देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं बेटा, RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, ठीक है। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम एसाइल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव और एसाइल डेरिवेटिव। और वहां पे जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जनरल रिएक्शन ये होगी RCOL
ये एक एसाइल सब्सट्रेट हो गया। RCOL एक एसाइल सब्सट्रेट है। इस सब्सट्रेट को हमने रिएक्ट कराया। अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं एक रिएजेंट के साथ, ENU ये रिएजेंट है, इसके साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्शन के थ्रू बन जाता है RCONU। RCONU और क्या बन जाता है EL। इस तरीके से रिएक्शन होती है। यहां पे देखो ये लीविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अब जरा देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, रिएजेंट की हेटेरोलिसिस होगी और रिएजेंट की हेटेरोलिसिस से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। रिएजेंट की हेटेरोलिसिस से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। अब हमें यह देखना है कि अटैक कौन पहले करेगा आगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पहले अटैक करेगा, तो हमें सबस्ट्रेट को देखना है। अब हमने सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर देखा, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर हमने देखा तो हमें दिखा वहां पे डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबस्ट्रेट के अंदर हमें क्या देखा, डिसिमिलर एटम के ऊपर, डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब आप ये समझ लो कि हर चीज यहां पे लॉजिकल है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से कंसेप्ट को सिस्टमेटिकली अगर आप कनेक्ट करते जाओगे ना, तो आपको जरा सा भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबस्ट्रेट ये है, अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंस में यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इसकी प्रेजेंस में यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया। अब देखो क्या होगा। अब आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बोलते हैं ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। तो टेम्पररी इफेक्ट है, तो जो पाई बॉन्ड पेयर को हमने लोन पेयर बनाया वो लोन पेयर वापस पाई बॉन्ड पेयर बनना चाहता है। अब लोन पेयर अगर पाई बॉन्ड पेयर बनेगा तो कार्बन कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, कार्बन टेट्रावेलेंट ही होगा। अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें ये जो 3 ग्रुप है RNU और L, इन 3 में से एक को हटाना है। तो हमेशा वो ग्रुप हटेगा जो वीकेस्ट बॉन्ड से अटैच होगा। तो यहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड से अटैच होगा ये लिविंग ग्रुप, इसलिए लिविंग ग्रुप यहां से हट जाएगा। तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके आया, और यहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में लिविंग ग्रुप। अब इस लिविंग ग्रुप का क्या होगा, बोल रहा है कि इसको रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल बैठा है यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस लिविंग ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल लिविंग ग्रुप के साथ कंबाइन करके ये बना लेगा।
तो इस रिएक्शन में भी स्लोवेस्ट स्टेप ये है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये वाला स्टेप स्लोवेस्ट है, ये फास्ट स्टेप है। तो क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, इसलिए रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और ये सब्स्टिट्यूशन जिस सब्सट्रेट पे हो रहा है वो एसाइल सब्सट्रेट है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये समझ में आया बेटा? ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आई? तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, why lone pair has tendency to make pi bond again। हाँ सही है, इसलिए है वो टेंडेंसी क्योंकि वहां पे स्कोप है लोन पेयर के वापस आने का, बिकॉज एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो वीक बॉन्ड के साथ अटैच है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट है तो वो रिवर्ट होना चाहता है, मतलब जो इफेक्ट था उसका रिवर्स। बट वो तभी होगा जब कोई ऐसा ग्रुप वहां प्रेजेंट होगा जो वीक बॉन्ड से अटैच होगा, जिसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। आप बोलोगे इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड कराया, वहां पे तो नहीं किया ये काम। तो वहां पे हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए, आप जरा एक बार उसको भी देख लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें देखो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट बना है। वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि हटाना पड़ेगा आपको, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आपको हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा या आर को हटाना पड़ेगा। या तो आप हाइड्रोजन हटाओगे या आर हटाओगे लोन पेयर को वापस पाई बॉन्ड पेयर बनाने के लिए। और ये दोनों, चाहे हाइड्रोजन एटम का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बने, आप उस बॉन्ड के स्ट्रेंथ को देखो, या कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ को देखो, ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब जो दो ग्रुप वहां प्रेजेंट है, दोनों में से कोई हटना ही नहीं चाहता। और अगर दोनों में से कोई हटना नहीं चाहता तो ऑब्वियसली फिर वो रिवर्ट नहीं हो सकता, लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर नहीं बन सकता। बट वो आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत कैटायन से कंबाइन करके एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। बट इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बनना तो चाहता है, और यहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। क्या? एक ऐसा ग्रुप यहां प्रेजेंट है एल, जो वीक बॉन्ड से अटैच है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके आया और एल हट गया, इसलिए यहां सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। बात क्लियर हुई या नहीं? अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब आप नोट करो सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव और ट्रांसमिशन इफेक्ट। इंडक्टिव और ट्रांसमिशन इफेक्ट
इंडक्टिव और ट्रांसमिशन इफेक्ट। नोट करो इसका डिटेल। लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, displacement of sigma electron pair towards more electronegative atom। जरा दोनों के डिफिनीशन में जो इनिशियल स्टेटमेंट है उसकी वर्डिंग को देखो। वहां पे मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, उधर मैंने ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो क्या होता है इसमें, सिर्फ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल को छोड़ करके कंप्लीटली कहीं और चला गया, है वो उसी ऑर्बिटल में, बट ऑर्बिटल में वो थोड़ा शिफ्ट हो गया दूसरे की तरफ, जबकि उधर जो है वो पूरी तरीके से उस ऑर्बिटल को छोड़ करके कहीं और जा रहा है। तो नोट करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर towards more electronegative atom, displacement of sigma electron pair towards more electronegative atom, displacement of sigma electron pair towards more electronegative atom, resulting in the development of polarity inside the molecule, resulting in the development of polarity inside the molecule, resulting in the development of polarity inside the molecule, is termed as inductive or transmission effect, is termed as inductive or transmission effect, is termed as inductive or transmission effect। तो जैसे बोल रहे हैं कि अगर एक कार्बन चेन है और मान लो इस कार्बन चेन से कोई ग्रुप अटैच, कार्बन चेन से एक ग्रुप जेड अटैच, और जेड के बारे में बोल रहा है कि जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, बोले अगर ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जेड की तरफ जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स जेड, और अगर ये जेड की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो जेड के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसलिए जेड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जेड के ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और अगर जेड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो उसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि बगल वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखो अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा है, ये वाला कार्बन बगल वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, ये बगल वाले कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड पेयर उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये देखो ये तो प्राइमरी इफेक्ट हो गया, तो ये सेकेंडरी है। तो ये कार्बन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने से बगल वाले कार्बन से, इस वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट होता है तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मान लो इस पे जो
अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो डेल्टा 1 पॉजिटिव है। ऐसे ही इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, मान लो डेल्टा 2 पॉजिटिव, उसी तरीके से यहां पे डेल्टा 3 पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा 4 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब एक बात आप समझ सकते हो, इस इफेक्ट में मॉलिक्यूल से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया। इस मॉलिक्यूल से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया और नहीं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया। इससे इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो मॉलिक्यूल की या जो कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, फ्रॉम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी of molecule, from electroneutrality of molecule क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4, अगर यहाँ पे 4 ही कार्बन है, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज डेल्टा, मैग्नीट्यूड वाइज। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, बाकी एक बात और, अगर हम ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें, तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने पे ये ऑब्जर्व होता है, डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज मच 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 ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा 3 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि ये जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पोलैरिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखें, तो प्रैक्टिकली ये जो डेल्टा है वो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा 3 तक हम इसको कंसीडर करते हैं। आगे वाली जो पोलैरिटी है अगर हम उसको नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो यहां पे इन तीनों पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है लगभग उसके बराबर है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो सिग्निफिकेंस होगा, मतलब जेड का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन तक सिग्निफिकेंट रहता है, उसके बाद वो नेग्लेक्ट हो जाता है। ये जेड का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका इन्फ्लुएंस 3 कार्बन तक ऑब्जर्व होता है, उसके बाद वो नेग्लेक्ट हो जाता है। एक तो हम ये बोलेंगे। दूसरा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अगर इस इफेक्ट को देखा जाए तो यहां पे देखो परमानेंट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, जेड के ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज, और ये चारों कार्बन पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं परमानेंटली डेवलप होते हैं, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये परमानेंट पोलराइजेशन आता है मॉलिक्यूल के अंदर, परमानेंट इफेक्ट है, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो 3 कार्बन तक सिग्निफिकेंट रहता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट रेंज इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आप लिख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, characteristic of inductive effect. First point लिखो, first point, it is a permanent effect. It is a permanent effect because
It is a permanent effect because it involves the permanent displacement of sigma electron pair. बेटा माइक को म्यूट करो, जिसका भी माइक अनम्यूट है. It is a permanent effect because it involves the permanent displacement of sigma electron pair. तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होता है. दूसरा पॉइंट लिखो. लिखो, it is a short range effect. It is a short range effect because it is significant up to 3 carbon atom. Because it is significant up to 3 carbon atom. तो ये शॉर्ट रेंज इफेक्ट होता है. अगला पॉइंट लिखो, it does not affect the pi electron density. It does not affect the pi electron density present inside the molecule. जो मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको ये अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही ये अफेक्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करता. ठीक है. एक और पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट influences the physical and chemical properties of the compound both. Inductive effect influences the physical and chemical properties of the compound both. Where physical properties of the compound directly depends upon inductive effect. Where physical properties of the compound directly depends upon inductive effect. अब जरा देखो कैसे, बस ये लास्ट डिस्कशन है, इसी पे क्लास कंप्लीट कर रहा हूं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. मैं इसको ऐसे लिखूं, इज फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस पे डिपेंड करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये डिपेंड करता है बेटा पोलर कैरेक्टर पे ऑफ मॉलिक्यूल.
ये मॉलिक्यूल के पोलर कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। और जो मॉलिक्यूल का पोलर कैरेक्टर है वो डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलर कैरेक्टर। और डायपोल मोमेंट को डायरेक्टली डिसाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे लास्ट में लिख लेना, डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। Dipole moment of the molecule is decided by inductive effect. इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का सीधा इंफ्लुएंस होता है कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि मंडे को होगी। तो मंडे की क्लास में इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन। ओके बेटा।